नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति से। इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में जो है रोज़ नए नए मोड़ खड़े हो रहे हैं। इसी क्रम में जो है हम फिलहाल विषय ले रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जो अचानक से मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर रहे हैं। उनको मंत्रिमंडल में उनके राज ठाकरे के बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है। फिर अचानक से उनको ये मामले को ठंडा कर दिया जाता है। तो आखिर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से क्या चल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप बताइए कि एक समय था कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है राज ठाकरे से मिल के आए, उसमें कयास लगाया जा रहा था कि उनके बेटे अमित ठाकरे को मंत्रिमंडल में जगह लिया जाएगा, और अचानक ये सब मामला पूरा ठंडा कर दिया गया और उल्टा हो रहा है। मन से भी जो है एक नई भूमिका में जो है जा रही है, ऐसा लगता है चैलेंज कर रही है बीजेपी को ही। तो आप क्या मानते हो इसको? एक इसमें ऐसा है कि मैं जिक्र करूंगा, एक अमर उजाला करके दैनिक है और उसका एक हिंदी चैनल है। उसमें रोज़ एक राज ठाकरे के ऊपर वीडियो आता है और 3 लाख 4 लाख 5 लाख देखा जाता है। मतलब हिंदी भाषियों में भी राज ठाकरे जी के बारे में बहुत उत्सुकता है, तभी तो इतना जाता है वो। और वो रोज़ एक पहलू लेके उसके बारे में बात करते हैं। तो आज उनका जो वीडियो मैंने देखा उसमें मुझे थोड़ा ऐसा उन्होंने सूचित किया था, उसका जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो उससे अलग है, मगर उसका जिक्र करना ज़रूरी है। उन्होंने उसमें लिखा था कि राज ठाकरे, ये कौन बोल रहा है, ये अमर उजाला वाला बोल रहा है कि राज ठाकरे अब थोड़ी सी दुविधा में हैं। एक तरफ उनको ऐसा लगता है, अमर उजाला बोल रहा है, कि अगर उद्धव ठाकरे को एकदम क्या बोलते हैं निश्चेष्ट करने में, उनको बिल्कुल मतलब शक्तिहीन करने में बीजेपी समर्थ हो गई, तो अगला उनका टारगेट लक्ष्य मैं ही, मतलब उद्धव जी के बाद राज ठाकरे होंगे और शिवसेना के बाद वो मनसे को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसा डर उनके मन में है, ऐसा अमर उजाला बोलता है। अब उन्होंने और एक कयास लगाया है अमर उजाला ने, उन्होंने बोला है कि ऐसा लगता है कि अभी जिस प्रकार से उद्धव के लिए एक खतरे की घंटी बज रही है और उनका एक विनाश काल की ओर ये हो रहा है, तो उसको कहीं रोकने की ज़रूरत राज ठाकरे जी को महसूस हो रही है। तो शायद हो सकता है कि वो अभी उनका साथ दे, इनका उद्धव जी का, और बीजेपी के साथ जाने के बदले बीजेपी को विरोध करे। और राज ठाकरे उन्होंने ही बोला है अमर उजाला ने कि राज ठाकरे समय देखकर अपनी भूमिका जो है वो निश्चित करते हैं। तो इसमें आप अचरज मत करो कि भाई कल तो बीजेपी के फडणवीस के साथ बैठे थे, आज उद्धव को कैसे पाठिंबा दे दिया उन्होंने। वो बोले दोनों भाई है, शिवसेना नहीं बचेगी तो कल मनसे की बारी है, ये उनको शायद डर लग रहा है, ऐसा अमर उजाला कहता है। अब मेरी बारी है, जब मैं मेरी कहानी सुनाऊँगा इसके बारे में। आपका विश्लेषण? मेरा विश्लेषण देखो कि फडणवीस और राज ठाकरे मिले, उसके लिए हमारा जो अति उत्साही मीडिया है और इंथुजियास्टिक और टीआरपी रिलेटेड है, वो क्या करते हैं ना कि उसको एक बॉन्डर बना देते हैं। और समझो ऐसे कोने में किसी छोटी सी चीज़ को आग लगी है, तो वो पार्श्वभूमि उसकी जो है पूरा बैकग्राउंड वो नहीं दिखाएंगे। वो क्या करते हैं कि पूरा मतलब इतना बड़ा घर है, उसमें कोई पेपर का टुकड़ा जल रहा है, तो वो घर में पेपर का टुकड़ा जल रहा है ऐसा नहीं दिखाते। वो पेपर जो जल रहा है उसके करीब कैमरा लेके जाते हैं, उतना ही फोकस करेंगे 6 इंच 8 इंच, और बोलेंगे आग लग गई, आग लग गई, खतरे में जान, कई लोग ये हो रहे हैं, हताहत होने की संभावना वगैरह वगैरह, ऐसा बनाते हैं। वो ये नहीं दिखाते कि भाई इतने बड़े घर में फूंक किया तो बुझने वाले ये आग लगी है। वो उनकी नीति है, उसके बगैर उनका चलता नहीं, उसके बगैर कोई देखता नहीं उनको। तो फडणवीस साहब उनको मिले, फडणवीस ने एक शब्द से भी बोला नहीं कि मैंने राजनीतिक चर्चा की। बड़ी बात तो ये है, देखो राजनीति की चर्चा अगर करनी है तो सहकुटुंब सहपरिवार नहीं जाते लोग। अपनी बीबी को लेके गए, वहाँ भी भाभी जी
ये सब हाजिर थे, बच्चे थे, राज साहब थे, उनकी बीबी थी, ये सब थी, और फैमिली बातें होते हैं। और फैमिली बातें होती नहीं क्या, राजनीतिक नेता कोई सिर्फ राजनीति करते हैं, कोई फैमिली रिलेशन नाम की चीज़ नहीं होती है ना। आशीष शेलार भी गया था, फडणवीस को पूछा गया तो उन्होंने साफ बोला कि नहीं, ये मैं फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने नया घर लिया है अभी, तो घर देखने में गया था। हमारा एक दूसरे के प्रति एक स्नेह संबंध है। और सच है ना, राज साहब का कुछ भी बोलो पॉलिटिकल, ये उनका पर्सनल स्नेह संबंध सभी से है। तभी तो उद्धव जब हॉस्पिटल से आते तो गाड़ी चलाने बैठ जाते हैं। वो कोई राजनीति के परे सोचने के लिए दिमाग चाहिए और दिल बड़ा होना चाहिए। वो मीडिया वालों का दिल बड़ा नहीं होता है, वो चू 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 करते हैं, उनको लगता है हम जैसे वैसे ही सभी है। अभी आशीष शेलार भी गया था राज साहब को मिलने, चाय पिया, गप्पा मारे, ये किया। मैं आशीष को फ़ोन किया, मेरा दोस्त है, मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। मैं बोला कहाँ तक राजनीति की बातें हुई? अरे काय अनिल जी तुम्ही पण, मतलब मध्ये तो चॅनलवाले करता ठीक आहे, तुम्ही मित्र आहात माझे, तुम्ही राज साहेबांचेही मित्र आहात, तुम्हाला माहीत नाही का कि हमारा उनका रिश्ता जो है वो एक अलग टाइप का रिश्ता है। ज़रूरी नहीं हम पॉलिटिक्स के बारे में बोले, तो आपको तो कम से कम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स ही बोले थे। और जब पॉलिटिक्स बोलना होता है तो उसकी बहुत सारी बैकग्राउंड बनती है जी बिल्कुल। उसके पहले बहुत घटनाएं, दुर्घटनाएं होती, बाद में बात होती हैं। तो ये सब जो बवाल मचाया इन्होंने कि भाई शिवसेना सेना, अभी ऐसा हो गया कि ये अमित ठाकरे का भी जो है ना, वो एक काल्पनिक कथा किसी एक कल्पनाशाली पत्रकार ने छोड़ दी। ये पूरी छोड़ना चलता है, हमने भी हमारे ज़माने में ऐसी कई पूड़ियाँ छोड़ी है। बैठे बैठे मन में इनके टेबल न्यूज़ बोलते हैं इसको, बैठे बैठे मन में आ गया अभी अमित जी का बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे गिफ्ट करके उनको शायद युवा सेना का प्रमुख बनाया जा सकता है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है, फडणवीस गए हैं, तो सिचुएशन अच्छी है एक रूमर छोड़ने के लिए, रूमर मिल बोलते हैं उसको, गॉसिप। तो वो स्टारडस्ट में वगैरह फिल्मों के बारे में थे। तो ऐसे एक ने गॉसिप अगर छोड़ दी तो उन्होंने बोला कि क्यों, चलो हम ही बनाते ना, पत्रकार बहुत भारी रहते हैं, मैंने ये सब किया है, इसके लिए मुझे मालूम है कैसा किया जाता है। तो उन्होंने सोचा चलो एक पूड़ी छोड़ देते हैं कि अमित को ही मंत्रिमंडल में लेंगे, कि भाई मन से और भारतीय जनता पक्ष का जो एक दूसरे से प्रति प्यार है, युति का जो संभावना है, उसको चलो जोड़ देते हैं। तो उन्होंने जोड़ दिया। गेस्ट अपीयरेंस जिसे आपने बीच में जिक्र किया था, हाँ, गेस्ट अपीयरेंस मिनिस्ट्री, गेस्ट अपीयरेंस ने मिनिस्ट्री में बोले तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री में ही उन्होंने किया था। तो छोड़ देने को कोई नहीं ना, तो उनको मंत्री बनाएंगे, ऐसा एक पूड़ी छोड़ दिया उन्होंने। अब ऐसा हुआ कि ये पूड़ी छोड़ने का हमारे इसमें मैंने मराठी वीडियो में मैंने एक पूड़ी छोड़ी थी जी। और ऐसे ही कुछ गॉसिप था, असल में उसमें कोई दम नहीं था, पर मजाक में मैंने बोल दिया था एक। कल दूसरे दिन मैंने देखा कि सभी चैनल वो लीड लाइन करके चला रहे थे। मैंने मेरे जिस दोस्त के संबंध में वो छोड़ा था उसको मैंने बोला था कि मैंने तेरे बारे में ऐसा बोला है। बोला क्या के लिए ऐसा मजाक कर रहे हो? मैं बोला तेरा ना ये निगेटिव में पॉजिटिव होगा, तेरा जो लीडर है ना वो तेरे को फाटे पे मार रहा है ना, तो ये तुम्हारी बगावत का जो न्यूज़ में छोड़ रहा हूँ ना, उसकी वजह से कल सुबह उसका फ़ोन आएगा तुमको और बोलेगा अरे काय तो आपलं तो इतके चांगले संबंध, तुम बगावत कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है वगैरह। बाद में उसका फ़ोन आया कि सच में हमारे लीडर की बैंड बज गई, वो डर गया कि इन्हें मैं सच में बगावत कर बैठूँ, उसका फ़ोन आया तो उसका फ़ायदा हुआ। तो ये अमित का भी ऐसा पूरी छोड़ दिया। तभी ऐसा हो गया है कि अभी इनकार भी मानते नहीं, पूरे मीडिया वाले बोलते नहीं मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे ऐसा बोले इनकार कर रहे हैं मगर इकरार है। तो अमित की स्टोरी चलती रही, कोई दमता नहीं था उसमें, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। देखो अमित को अचानक से उठा के मंत्रिमंडल में अगर राज ठाकरे जी डालते हैं तो बदनामी किसकी होगी? राज साहब की होगी। लोग बोलेंगे देखो अच्छा ये फडणवीस से मिलना, आशीष शेलार से मिलना, सबके पीछे जैसे उद्धव ठाकरे का स्वार्थ आदित्य के लिए था, वैसा राज साहब का स्वार्थ अमित के लिए था। हो गई पनौती। राज साहब को छोटा दिखाने के लिए ये इतनी सी बात पूरी है, काफ़ी है। शुरू होने से पहले ख़त्म। नहीं ऐसा हो गया कि भाई राज को बदनाम
करने के लिए उसका उपयोग होता था कि देखो इनको अमित को मिनिस्टर बनाना था करके उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो राज साहब जिंदगी में कभी अमित को इनकी शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट में जाने की अनुमति ही देने की 5% छोड़ो 5% भी संभावना नहीं थी उनके लिए। वो सवाल ही नहीं आता है ऐसा कुछ करने के लिए। उल्टा अभी ऐसा है कि शिंदे और फडणवीस इन दोनों ने जब से महाराष्ट्र में ये क्रांति बोलता हूँ मैं लाई है, तब से आपने देखा होगा कि इन दोनों ने खाली औपचारिकताएं की है, सदिच्छा भेंट, सदिच्छा व्यक्त करना, उनका भी सपोर्ट आता है तो अच्छा है वगैरह बोलना, मगर एक शामिल करके लेना। भाई उद्धव की विरोधी कौन कौन हैं, चलो उनको हमारे यहाँ कुछ उनसे बात करते हैं कि भाई हम उद्धव के खिलाफ बगावत तो कर चुके, सक्सेस भी आ गया है हमको, अब हमको आगे बढ़ना है, तो कोई उसके बारे में सोचते हैं। तो शिंदे साहब ने उद्धव जी के पास अगर जाते थे और बात करते थे कि वे हमने तो बगावत सक्सेस की, वो बोलते थे कि बहुत अच्छा हुआ। अभी आपने भी महाराष्ट्र के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, मालूम है आपको? 10 साल पहले से 2009 में उन्होंने महाराष्ट्र के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। अगर मेरे को सत्ता, और उन्होंने बोला भी था माझ्याकडे सत्ता द्या, हा ब्लूप्रिंट में अमलात आणतो, तो उन्होंने वो ब्लूप्रिंट किया था। अगर ऐसा होता कि शिंदे साहब जाके बोलते कि साहब आपने तो ब्लूप्रिंट तैयार किया है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का, मैं भी महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपकी सजेशन बोलो क्या है। आप बोलेंगे उसमें से जो मैं कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। अगर फडणवीस जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे इसको एक नैतिक भूमिका से आप, अगर आपका एक एमएलए है राजू पाटिल, वो अगर खुले दिल से हमारे साथ होता है और ये करता है तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहेंगे तो उनको कुछ मंत्री विंत्री बनाए तो बना सकते हैं, और वो आमदार है इसलिए उसमें कोई गलत नहीं दिखेगा। अपने बेटे को नहीं बनाया, वो तो एक तेज तर्रार ऐसे आमदार को बनाया, तो वो मतलब लोग समझ भी थे सकते थे। उसमें भी राज साहब ने जाहिर कर दिया कि मन से कोई मंत्रिमंडल विंटर में जाने वाली नहीं है। फडणवीस साहब ने भी उनसे ऐसा कोई ये नहीं दिया। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जो प्रवाह बह रहा है एंटी उद्धव का, उसमें से धीरे धीरे राज साहब अलग थलग पड़ने लगे या उनको अलग थलग रखा गया। उनके कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत शिंदे फडणवीस को महसूस नहीं हुई। और स्मिता ठाकरे को लिया, वो जो अपने बिंदु माधव के बेटे को लिया, मगर इन दोनों में से किसी ने बात नहीं की कि भाई ये हमारे सपोर्टर सहयोगी है, इनका नैतिक सपोर्ट हमारे लिए मायना रखता है, ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। बीच में मनसे ने एक बैनर भी लगाया था कि ठाकरे बचाओ, आपने देखा था? नहीं, 2 दिन पहले बैनर लगी हुई थी, हाँ। ठाकरे बचाओ, और उसमें राज साहब का ही फोटो लगा हुआ था। नहीं, राज ठाकरे को बचाने की कहानी हो बताइए। मतलब उन्होंने लगाया, मतलब किसी ने लगाया था उनका, राज ठाकरे का फोटो लगा के उसमें ठाकरे बचाओ करके लिखा। हाँ, उद्धव ठाकरे को बचाने की नौबत है, राज साहब को नहीं। वो सर क्या छोटा कार्यकर्ता रहता है, वो चिंकू सोचता है। वो ठाकरे संकट में और ये ठाकरे को बचाने की बात चिंकू आदमी कर सकता है, उसके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि हम गलत कर रहे हैं। राज ठाकरे को संरक्षण की ज़रूरत नहीं, उसको बचाने की ज़रूरत नहीं, उससे बचाने की ज़रूरत है उन लोगों को, उनको बचाने की ज़रूरत नहीं। राज ठाकरे हैं, वो कोई उद्धव ठाकरे नहीं है। तो वो गलती है, वो अगर बैनर अगर किसी ने लगाया है तो वो गलती है। वो बैनर मीडिया पे भी चली कल। नहीं चलते सर, मीडिया में कुछ भी चलता है। मीडिया इतना कोई चिप आदमी नहीं है, मतलब चिप व्यवस्था नहीं है, तो वो चलाया होगा उन्होंने, मगर राज ठाकरे को बचाने का सवाल ही नहीं आता है। मगर राज ठाकरे के हो सकता है कि उसमें बैनर के एक संदेश दे रहा होगा कि एक ठाकरे है जिनको बचाना है, ठाकरे फैमिली को बचाना है। मगर उनमें संकट कहाँ है? उनके ऊपर संकट क्या है? ठाकरे को कोई तकलीफ दे रहा है? ईडी तकलीफ दे रहा है, बीडी तकलीफ दे रहा है, सीडी तकलीफ, कोई नहीं दे रहा है जी। उल्टा ऐसा है कि फडणवीस जाके उनके यहाँ चाय पी रहे हैं, आशीष शेलार उनके यहाँ जाके चाय पी रहे हैं, शुभेच्छा संदेशों की एक दूसरे के प्रति ये हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो दिक्कत है ना कि एक ही विधायक उनका है पूरे महाराष्ट्र में, 288 में से उस लेवल से देखा गया होगा तो
कि ठाकरे को वापस सत्ता में मतलब अच्छी तरह से लेके आओ? एक उद्धव थे जो मतलब माइनस हो गए, एक ये ठाकरे है, इनको लाओ कम से कम, एक पब्लिक मैसेज दे रहा होगा वोटरों को। 1 से लेके 145 तक का ये करना पड़ता है जी मार्गातिक्रमण। जी एक ही आदमी जिनका है उनको 145 लाना पड़ेगा, तब जाके उनको मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। जी तो उनको बचाने का कोई बात नहीं, वो छोड़ो तुम मुद्दा, वो तो आपके गलत फहमी है आपकी, वो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसके बारे में मत बोलो, डाइवर्ट होता है अपना इशू। तो कैसे है ना कि राज ठाकरे का एक स्वाभिमान है, उनका एक अपना तत्व सत्व अस्तित्व है, प्रभुत्व है, और वो बाला साहब के प्रतिकृति है। मेरे को बिल्कुल आप दखल अंदाज मतलब दखल पात्र नहीं मानते आपको, मेरे को, मैं भी इस फील्ड में हूँ और कुछ मायना रखता हूँ, मेरी भी एक शक्ति है, ताकत है। और ठीक है, आपके पास अभी इतने 164 है तो आप मेरे आदमी की आपको ज़रूरत नहीं है, वो बात ठीक है, मगर एंटी उद्धव अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें कम से कम एक फ़ोन तो मेरे को आना चाहिए, बात करनी चाहिए आपको, वो भी आप करने को तैयार नहीं है, तो मेरी नाराज़गी जतानी पड़ेगी मेरे को। तो उन्होंने कैसे है ना, कभी कभी मैं बहुत बड़े नेताओं के साथ 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुका हूँ। हम हमेशा ऐसा करते थे कि अगर मुख्यमंत्री को किसी के प्रति नाराज़गी व्यक्त करनी है तो वो खुद नहीं बोलते थे, हम भी उनको सलाह देते कि आप मत बोलो, ये आपका है ना, ये आपका प्रतिनिधि है, इसके मुंह से जो भी बात निकलती है वो लोग जानते हैं, हाँ ये इनसे आई है, तो आप ऐसा करो कि उसको बोलने के लिए बोलो। जैसे उद्धव जो बोलना चाहता था वो संजय के मुख से या अनिल परब के मुख से इनसे बोलता था। तो उन्होंने एक ऐसा आदमी चुना, राज साहब ने एक ऐसा आदमी चुना कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में उनके जो खासम खास है, जैसे बाला नांदगांवकर है, सरदेसाई जी है, संदीप देशपांडे जी हैं, अभिजीत पानसे हैं, अपना अविनाश जाधव हैं, वैसे राजू पाटिल करके जो आमदार है, उनके एकमेवा द्वितीय आमदार है जो अपने बलबूते पर चुन के आए, मगर उनकी राज साहब के प्रति निष्ठा ऐसी है, उनके मन में ऐसे मतलब भगवान कोई हो वैसे वो राज साहब को मानते हैं। मैं उनसे बात किया हूँ, वो बोलते मेरे भगवान तो राज साहब है। तो उनके लिए चॉइस था, वो इंडिपेंडेंट भी खड़े होते थे तो भी चुन के आते ही थे और अभी भी चुन के आ सकते हैं, वो अपने बलबूते पर चुन के आते हैं। मगर उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं अकेला आ सकता हूँ, मगर मैं, मेरे मन में जो श्रद्धा है, समर्पितता है, मेरे को सबसे बड़ा हीरो दुनिया का सुपर हीरो कौन लगते हैं? राज साहब लगते हैं। तो मैं उनका ही झंडा कंधे पे लेके चलूँगा, उनकी ही प्रतिमा लेके, मैं जो भी करना है वो उनकी प्रतिमा लेके करूँगा। और आज ऐसा हुआ है कि सुबह से राजू पाटिल, प्रमोद पाटिल उनका नाम है, उनका एक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं जिसमें मराठी में हम बोलते हैं उसकी खिल्ली उड़ा ली, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया हम। तो ये जो शिंदे और फडणवीस सरकार है उसके प्रति वो मजाक उड़ा रहे कि क्या सरकार है, इनको विस्तार नहीं करने को आ रहा है, लोगों की ओर ध्यान देने को टाइम नहीं है वगैरह। अभी विस्तार की बात तो समझो 4 घंटे में निकल गई, मगर उन्होंने आक्षेप, देखो क्या बोला वो ज़रूरी नहीं है, किस ढंग से बोला और किस नेगेटिविटी से बोला वो बहुत ज़रूरी है। और राजू पाटिल जैसा आदमी जो इनके राज साहब के कलेजे का टुकड़ा है, वो अगर बोलता है तो राज साहब ही बोलते हैं ऐसा लोग समझते हैं। उसका मैसेज जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जाता ही है कि भाई राजू पाटिल बोले, मतलब राजू पाटिल तो बोल सकते हैं, मगर ये दिल की बात है, मन की बात है तो राज साहब के है। तो आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि राजू पाटिल ने जो बोला है उसकी वजह से जो एक खटास इन शिंदे, फडणवीस और मनसे में आई है, उसका पहली बार एक प्रकार से आविष्कार हुआ है। अब ये खटास दिन ब दिन बढ़ती जाएगी या इसके ऊपर आग बुझाने का कोई अग्निशमन दल भेजा जाएगा, ये देखना पड़ेगा। मगर एक बात सच है कि राजू पाटिल जो बोले हैं वो उनके मन की बात नहीं, राज साहब के दिल की बात है। और ये एक भय सूचक घंटा है कि शिंदे फडणवीस सरकार को एक तरफ से उद्धव की विरोध का सामना कर पड़ रहा है, उसके साथ अगर राज साहब के भी विरोध का सामना करना पड़ा तो ये 2 ठाकरे मिलके उनको बहुत परेशान कर सकते हैं। और 2 ठाकरे एक आना ऐसी संभावना है, उसकी वजह से
ये जो चैनल अभी बोल रहे हैं कि भाई 2 ठाकरे क्या एक आएंगे, उस समय तो ये राजू पाटिल जी का स्टेटमेंट नहीं आया था, पर ये स्टेटमेंट के बाद और अमर उजाला जैसे 100 चैनल निकलेंगे जो कल से ये मुहिम करेंगे 2 राज ठाकरे एक आके अब करेंगे शिंदे फडणवीस का सामना। तो एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं वो आज राजू पाटिल ने दे दिया, आगे टर्न क्या लेता है वो देखना पड़ेगा। धन्यवाद तत्ते जी। तो तत्ते जी ने विश्लेषण किया कि मनसेगा क्या बीजेपी के खिलाफत जा रही है, उनकी मनस्थिति क्या उसके खिलाफत जा रही है, ये आगे वाले खतरे की घंटी है सरकार के लिए भी और राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब करना